हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने उसके बेसिस पे कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो बच्चों उसको आप करके उसकी नोट्स कंप्लीट करके मेरे पास आप सेंड कर दीजिए, जिससे हम उसको चेक कर सके कि आप लोगों ने अपने वर्क को कितने अच्छे से किया है। बच्चों देखिए, अगर हम नाम ले सेकंड चैप्टर का कि सेकंड चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बच्चों बुक जो आपके पास है उसमें सेकंड चैप्टर आपका है संबंध और फलन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि अब संबंध और फलन आपके सिलेबस में नहीं है। जो 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसमें से संबंध और फलन अर्थात सेकंड चैप्टर हटा दिया गया है, तो उसको आपको पढ़ना नहीं है। सर उसकी ज़रूरत नहीं है क्या? बच्चों क्लास 12th में आपको संबंध और फलन फिर से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर हम अगेन आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब बच्चों आपका जो तीसरा चैप्टर है आपकी बुक में, उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ध्यान समझिएगा हमारी बातों को। आज के इस वीडियो में हम उस त्रिकोणमितीय फलन नामक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय फलन नहीं लिखे, यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति लिखा है। देखो बच्चों, जो सिंपली एनसीईआरटी की बुक में त्रिकोणमितीय फलन लिख दिया गया है उसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं, कई सारे चैप्टर्स आते हैं। तो मैं पहले आपको अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसमें का पहला टॉपिक हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, हमें इंटरमीडिएट में, देखो हम जब भी क्लास 11th को पढ़ें तो 11th और 12th को आपस में कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपको इंटरमीडिएट में जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, उसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखो बच्चों, पहला चैप्टर जो आप लोग पढ़ोगे उसका नाम होगा कोणों का मापन। ध्यान समझना, कोणों का मापन, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक बच्चों। दूसरा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में वो है बच्चों त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिस नाम से आपकी बुक में चैप्टर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तीसरा चैप्टर जो है बच्चों वो होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये आपका तीसरा चैप्टर होगा। उसके बाद बच्चों चौथा चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति में, उसका नाम है त्रिभुजों का हल। त्रिभुजों का हल, या इसको और एक नाम से जानते हैं बच्चों ज्यायोम कोज्या नियमों का निगमन एवं साधारण अनुप्रयोग। साधारण अनुप्रयोग, इसको बोलेंगे डेरिवेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल एंड देयर सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। आपकी बुक में ये भी चैप्टर दिया हुआ है। पांचवा चैप्टर जो आप पढ़ोगे बच्चों उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बच्चों, पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप लोगों को इन 5 चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। नंबर पहला आपका कोणों का मापन, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। दूसरा है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा है बच्चों त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चौथा है त्रिभुजों का हल या ज्या एवं कोज्या नियमों का निगमन एवं साधारण अनुप्रयोग, डेरिवेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल एंड देयर सिंपल एप्लीकेशंस। बच्चों ये इंटरमीडिएट का सिलेबस मीन्स इन 5 चैप्टर को आप लोगों को त्रिकोणमिति में 11th और 12th में मिला करके पढ़ना है, ठीक है।
अब बात होती है किसमें से सर, कौन से चैप्टर हम 11th में पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर से हम 12th में पढ़ेंगे। बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर आप 11th में पढ़ोगे, सेकंड पढ़ोगे, थर्ड पढ़ोगे, फोर्थ, मीन्स 1 से लेकर के 4 तक जितने भी चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं इन सभी के सभी चैप्टर्स को आपको क्लास 11th में कवर करना है, ठीक है, पढ़ना है। और ये जो एक चैप्टर बच रहा है बच्चों, इसको अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसको आप लोगों को 12th में पढ़ना है, ठीक है। बातें समझ में आ गई हैं। तो आप कहोगे सर लेकिन हमारी बुक में तो 4 चैप्टर कहीं दिख नहीं रहे हैं। बच्चों सुनो, ये जो आपका 3 चैप्टर है ना, इसको आपकी बुक में केवल एक ही चैप्टर में मिला के दे दिया गया, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। इन तीनों के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन अलग अलग उनको नहीं किया गया है। बट मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा कि कोणों का मापन कहाँ तक है, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन कहाँ तक है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहाँ तक है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बच्चों ये जो त्रिभुजों का हल वाला टॉपिक है, ये आप पीछे पाठ्य पूरक सामग्री दी गई है, अपेंडिक्स इसको कहा जाता है, वहाँ पर दिया गया, वो सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इंटरमीडिएट में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप क्लास 11th में डिस्कस करेंगे और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोणों का मापन। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अपना चैप्टर पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों त्रिकोणमिति में, जिसका नाम है कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ नया आप लोग सीखेंगे। तो चैप्टर का नाम पहला है बच्चों कोणों का मापन। कोणों का मापन, देखो बच्चों ये जो कोणों का मापन है, इसके बारे में आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अलग से वहाँ पर नहीं दिया गया है ना। अलग से ना देने का मतलब ये है बच्चों कि वहाँ पर जो प्रश्नावली 3.1 है उसके पहले कोणों के मापन के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 जो है बच्चों कोणों के मापन पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कोणों का मापन होता क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। देखो पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों इसके बारे में कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो बच्चों कोणों का मापन जो है उसका नाम ही पता चल रहा है कि कोणों का मापन करना, उसको नापना, ठीक है। देखो जिस तरीके से हम लोग लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं, गहराई नापते हैं, किसी की स्पीड नापते हैं ना, चाल नापते हैं, किसी का द्रव्यमान नापते हैं, वैसे ही बच्चों कोणों को भी नापा जाता है। तो आप कहोगे सर हम कोण को तो नापते आए हैं अंश में, वो हम पहले से जानते हैं, लेकिन बच्चों ये बताओ क्या लंबाई को मापने के आपके पास एक ही मात्रक है? नहीं सर, हमें लंबाई को मापने के अलग अलग मात्रक पता हैं। कई सारे मात्रक हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में भी दूरी नापी जाती है। चलो ठीक है। तो बच्चों उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ही चीज़ को, एक ही राशि को मापने के अलग अलग मात्रक होते हैं, वैसे भी कोणों के मापन के लिए 3 मात्रक प्रचलित हैं। उन्हीं तीनों मात्रकों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और उन मात्रकों के बीच में आपस में कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे आपको पता है कि मीटर और सेंटीमीटर दोनों लंबाई को नापते हैं, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोण क्या होता है। एकदम स्लोली चैप्टर के अंदर हम चलेंगे। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1 से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो मिल सकते हैं, उनको ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद तब आप एक्सरसाइज 3.1 को आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों जब कभी भी कोण की बात आती है, कोण की बात आती है, तो हमारे माइंड में कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पर बन जाता है। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके का फिगर बच्चों हमारे माइंड में बन जाता है यहाँ, और इसको हम लोग थीटा वगैरह से दिखा लेते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों? एंगल AOB इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये एंगल बनता कैसे, उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों ये जो पॉइंट है ये इस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। वर्टेक्स को इंग्लिश में हम लोग शीर्ष कहेंगे। ये जो आपको दिख रही है बच्चों, इस लाइन को इसकी प्रारंभिक किरण कहते हैं, प्रारंभिक किरण, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल रे, ठीक है बच्चों, इनिशियल रे। और ये जो है इसको अंतिम किरण कहा जाता है, अंतिम किरण कहा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं मतलब फाइनल रे। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ से ये कोण बनता कैसे है।
देखो जैसे ये इनिशियल रे है बच्चों, जब जितना ये घूमेगी उतना ही कोण बनेगा। जैसे ये किरण घूम के अगर यहाँ पहुँची होती तो कोण इतना बनता, ये किरण यहाँ घूम के पहुँची होती तो ये कोण यहाँ बना होता। तो मतलब जो घुमाव की मात्रा है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है, जितना किरण घूमेगी उतना ही कोण बनेगा। जैसे आपको पता है कि पूरा घूम करके फिर से यहाँ पर पहुँच जाती है तो क्या कहलाती है, एक संपूर्ण कोण कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो बच्चों इस घुमाव के आधार पर, ये तो कोण का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया कि इस कोण कैसे बनाया जाता है। प्रारंभिक किरण होती है, इसमें अंतिम किरण होती है, इसमें इसका शीर्ष अर्थात वर्टेक्स होता है। जब यही प्रारंभिक किरण घूमती है अर्थात रोटेट करती है बच्चों, तो क्या बनता है, एंगल बनता है। बातें समझ में आ रही है? अब इस घुमाव के आधार पर बच्चों कोण दो प्रकार के होते हैं। घुमाव के आधार पर कोण, घुमाव के आधार पर कोण, ठीक है। घुमाव के आधार पर बच्चों कोण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। देखो ध्यान से, जैसे ये हमारी इनिशियल रे है, अगर ये रोटेट करती इधर, किस डायरेक्शन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब ये घूमता है तो बना हुआ कोण जो होगा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अर्थात कैसा होगा, धनात्मक होगा। बात को समझते चलना, जब हमारी ये जो इनिशियल रे है, जो प्रारंभिक किरण है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है, उस सिचुएशन में जो कोण बनता है बच्चों वो कोण हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जब ये इनिशियल रे बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है इधर की तरफ, तो बना हुआ एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोण बनते हैं, निगेटिव एंगल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ये तो हो गया घुमाव के आधार पर कोण, ठीक है बच्चों। अब एक बात और सुनिए, जैसे मान लो बच्चों ये हमारी कोई इनिशियल रे है, ध्यान दो, जैसे ये हमारी कोई इनिशियल रे है, प्रारंभिक किरण है, मान लो ये रोटेट करे, ऐसे घूमे 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 कहाँ घूम करके बच्चों आकर के यहीं पर फिर से पहुंच जाए। मतलब जो प्रारंभिक किरण थी, जो इनिशियल रे थी, वो रोटेट हो रही है, रोटेट होने के बाद उसी बिंदु पर आकर के पहुंच जाती है। इस सिचुएशन में बच्चों जो कोण बनता है उसको हम एक संपूर्ण कोण बोल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बच्चों वन टर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन टर्न कहा जाता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? हम लोगों ने सीख लिया बच्चों क्या कोण होता है, घुमाव के आधार पर कोण दो प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ एक संपूर्ण कोण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कोण का मानक रूप, कोण का मानक रूप, एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी कोण जो है वह अपने मानक रूप में कब कहलाता है, कोई भी कोण अपने मानक रूप में कब कहलाता है, कब कहा जाएगा कोण अपने मानक रूप में। देखो बच्चों आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम इस तरीके से बनता है, ये है एक्स एक्स डैश और ये क्या है, वाई वाई डैश, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? तो कहा जाता है कि अगर हम किसी कोण के बारे में बात करें, किसी कोण के बारे में बात करें और बच्चों उस कोण का वर्टेक्स मूल बिंदु पर हो, अगर हम जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उस कोण का वर्टेक्स कहाँ हो बच्चों, मूल बिंदु पर हो, और उसकी जो प्रारंभिक किरण या इनिशियल जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक्स एक्सिस हो, कौन हो, एक्स एक्सिस हो, और उसकी जो फाइनल रे जो अंतिम किरण है बच्चों वो किसी चतुर्थांश में, जैसे यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर या किसी भी चतुर्थांश में हो जाए, तो इस सिचुएशन में जिस एंगल की हम बात करते हैं, जिस एंगल की अवधारणा की हम बात करते हैं, वह एंगल, वह कोण बच्चों अपने मानक रूप में कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोण का मानक रूप क्या है, तो आप बताओगे जब किसी भी कोण का वर्टेक्स अर्थात उसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, उसकी प्रारंभिक किरण एक्स अक्ष हो और अंतिम किरण जो हो बच्चों किसी चतुर्थांश में हो, प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय चतुर्थ में, किसी भी चतुर्थांश में अगर वो पाई जाती है, उस सिचुएशन में जो हमारा कोण होता है वो किस रूप में कहलाता है, मानक रूप में कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने यह सीख लिया कि कोण क्या होता है, घुमाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन कोण होते कितने प्रकार के हैं, ये बातें हम लोगों ने सीखा, और वन टर्न क्या होता है बच्चों हम लोगों ने ये सीख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जान लिया कि कोण अपने मानक रूप में कब कहलाता है। इन सभी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है बच्चों।
चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि कोणों को किस तरीके से मापा जाए। देखो बच्चों, जैसे आपको बताया गया अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना घुमाव होगा उसी घुमाव की मात्रा को ही हम कोण कहेंगे। लेकिन कोई कहेगा भाई हाउ मच रोटेशन, कितना घूम रहा है, उसको नापने के लिए कुछ ना मात्रक होने की ज़रूरत है ना। जैसे कहें ये बहुत भारी हैं, तो सर कितने भारी हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको तौलेंगे, उनका द्रव्यमान देखेंगे, उनका भार देखेंगे कितना किलोग्राम के हैं, तभी कितना भारी है। मतलब भारी है बट कितना भारी है उसको मेजर करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से रोटेशन हो रहा है, एंगल बन रहा है, कितना रोटेशन हो रहा है, बहुत रोटेशन हो रहा है, कम रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन की मात्रा को किससे मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम लोग कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब हमारा टॉपिक है बच्चों कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो अभी इसके पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में कि कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, फिर उनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों जो कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियां हैं ना, उनका आपस में कन्वर्जन भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, कोणों को मापने की विभिन्न पद्धतियाँ। ठीक है बच्चों, तो देखो डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में कोणों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियों के बारे में चर्चा किया गया है और वही मेनली होती भी हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस भी करना है। वैसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे बच्चों तो उसमें केवल 2 पद्धतियों के बारे में दिया गया है, बट फिर भी मैं आपको तीनों पद्धतियों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। नंबर पहला बच्चों खास्टिक पद्धति। कौन सी है? खास्टिक पद्धति। ध्यान देना, इसको बोलते हैं बच्चों कौन सी पद्धति? खास्टिक पद्धति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पद्धति जो है बच्चों उसको बोलते हैं सतिक पद्धति। क्या बोलेंगे? सतिक पद्धति बोलेंगे बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटिसिमल सिस्टम। क्या बोलेंगे? सेंटिसिमल सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। समझते चलना आराम से। ठीक है, इसके बाद बच्चों तीसरी पद्धति जो है उसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति बोलते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। ठीक ना, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? देखो बच्चों, पहली पद्धति जिसको खास्टिक पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको जो है ब्रिटिश के लोगों ने दिया था। इसमें कोणों का मापन जो है अंश में होता है। ठीक है, जो सतिक पद्धति है बच्चों इसको फ्रेंच के लोगों ने बताया था। इसमें कोणों का मापन ग्रेड में होता है। वृत्तीय पद्धति को बच्चों इंडियन लोगों ने बताया था और इस पद्धति के आधार पर कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है। तो अभी आज के इस वीडियो में बच्चों इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम आप लोग क्लास 12th 11th को मिलाकर के मीन्स इंटरमीडिएट की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बट बच्चों आज के इस वीडियो के साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर लिया है और आपको हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री जो इंटरमीडिएट की है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की है। जो 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा उससे हट करके थोड़ा आगे आपको पढ़ना है, कुछ नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे। सो एक्साइटेड हो जाइए और जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है उन सभी की सभी बातों को अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। मैंने आपको पहले ये बताया कि आपको इंटरमीडिएट में कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, उसमें से कितने चैप्टर आप 11th में पढ़ेंगे, कौन से 12th पढ़ेंगे। मीन्स कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया है। फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और उसकी PDF बना करके मेरे पास सेंड कर दीजिए। अनूप नाम के लड़के ने मेरे पास अपनी PDF की फाइल पूरी बना करके सेंड किया है। अनूप बहुत ही अच्छा लड़का है। इसी तरीके से हमारे सभी के सभी बच्चे अच्छे हैं, वो लोग इस तरीके से अपनी नोट्स कंप्लीट करें और मेरे पास भेजें। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
ही, यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको अपनी नोट्स में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।